ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स की चर्चा तो आपने कई बार सुनी होगी, कई बार की भी होगी, और आपने ऐसी तमाम वीडियोस देखी होगी जिसमें कि बताया गया होगा कि ब्लैक होल आखिर दिखता कैसा है, होता क्या है और उसमें जाने से क्या हो सकता है। लेकिन ये वीडियो होने वाली है कुछ अलग, क्योंकि हम आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि ब्लैक होल आखिर पैदा कैसे होता है, आखिर ब्लैक होल का जन्म कैसे होता है, वो बनता कैसे है, आखिर इतनी भयानक गुरुत्वाकर्षण वाली चीज स्थापित कैसे होती है। चलिए बात करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, आपको बता दें कि जो एक स्टार होता है, यानी कि कोई भी सितारा, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, उसके फॉर्मेशन का पहला स्टेज होता है स्टेलर नेब्यूला। जी हाँ, स्टेलर नेब्यूला का मतलब है जहां पर बहुत सारे गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स एक साथ मिल जाते हैं। जी हाँ, वो एक साथ मिलकर एक बहुत बड़ा विशालकाय स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं। फिर वो पूरा एक बिखरा हुआ डस्ट का स्ट्रक्चर अपनी ओर और भी डस्ट पार्टिकल्स को खींचने लगता है, और जैसे जैसे वो डस्ट पार्टिकल्स के पास जाते हैं वो एक लंप बन जाता है डस्ट पार्टिकल्स का और गैसेस का। अब जहां पर गैसेस हैं वहां पर जाहिर सी बात है कि हीट रिएक्शन भी जरूर होगा, तो वो गैसेस आपस में जुड़ के एक चेन रिएक्शन क्रिएट करते हैं। उस चेन रिएक्शन से पैदा होते हैं दो तरह के स्टार्स। अगर वो गैसेस का गुब्बार बहुत ज्यादा बड़ा हुआ तो फिर पैदा होता है एक मैसिव स्टार, और अगर ज्यादा बड़ा नहीं हुआ तो फिर एक एवरेज स्टार पैदा होता है। चलिए बात कर ले पहले एक एवरेज स्टार के लाइफ साइकिल की। उन गैसेस के मिश्रण के बाद एवरेज स्टार बनता है। उस टाइम पे जो वो स्टार होता है उसकी पोटेंशियल और उसकी एनर्जी काफी ज्यादा हाई होती है, क्योंकि उसमें उस वक्त हाइड्रोजन और हीलियम का न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा होता है। जाहिर सी बात है, इस न्यूक्लियर फ्यूजन से जो आउटकम निकलता है वो होता है ढेर सारी ऊर्जा और ढेर सारी रोशनी। चलिए उसके बाद का स्टेज, फिर वो एवरेज स्टार अपनी एनर्जी को धीरे धीरे खोने लगता है, और जैसे जैसे वो अपनी एनर्जी खोता है उसका साइज और उसका आकार बढ़ने लगता है। आकार बढ़ने और एनर्जी खत्म होने के बाद ये एवरेज स्टार एक रेड जाइंट में बदल जाता है। रेड जाइंट इसलिए क्योंकि ये लाल हो जाता है और काफी बड़ा दिखने लगता है। अब बात करते हैं इसके अगले स्टेज की। रेड जाइंट के बाद से वो जिस स्टेज में पहुंचता है उस स्टेज को कहा जाता है प्लैनेटरी नेब्यूला। अब रेड जाइंट के बाद से इस स्टेज पर जो स्टार होता है वहां पर वो अपनी सतह को खोना शुरू कर देता है और उसके अंदर कुछ भी नहीं बचता। फिर आता है एक लास्ट स्टेज जिसमें कि स्टार खत्म हो जाता है, जिसे कि स्टार का डेथ स्टेज भी कहा जाता है, जो कि होता है व्हाइट डॉर्फ। जी हाँ, व्हाइट डॉर्फ में वो आकार में छोटा हो जाता है और सफेद लगने लगता है। ये किसी भी सितारे की एक अंतिम स्टेज होती है, यानी मृत्यु की स्टेज। लेकिन बात तो हो रही थी कि ब्लैक होल कैसे बनता है। चलिए बात करते हैं इसके दूसरे पहलू की ओर। ये तो हो गया एक एवरेज स्टार का जन्म और मृत्यु का साइकिल। अब बात करते हैं जब उस बड़े से गैस के मिश्रण से एक मैसिव स्टार बनता है। वो मैसिव स्टार एवरेज स्टार की लाइफ साइकिल की तरह ही होता है, लेकिन सब कुछ इसमें बड़ा होता है। ये काफ़ी ज़्यादा बड़े आकार में होता है, काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा होती है इसमें, क्योंकि इसमें चेन रिएक्शन और हाइड्रोजन और हीलियम का न्यूक्लियर फिजन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होता है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भी। फिर इसके बाद ये मैसिव स्टार रेड सुपर जाइंट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें कि वो अपनी एनर्जी खोने लगता है और आकार और भी बड़ा होने लगता है इसका। तभी इसको कहा जाता है रेड जाइंट। अब फिर रेड जाइंट के बाद से इसमें एक एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन तब होता है जब इसकी फ्यूल निकलने लगती है। रेड जाइंट में स्टेलर एक्सप्लोजन होने के बाद ये अपनी सारी की सारी एनर्जी एटमॉस्फेयर में बिखेर देता है, यानी कि खो देता है, और इसे कहा जाता है सुपरनोवा। अब सुपरनोवा के बाद जो स्टेज होती है वो होती है आखिरी स्टेज। इसमें मैसिव स्टार्स यूजुअली दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। पहला, या तो ये सुपरनोवा
न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है या फिर ये बन जाता है एक ब्लैक होल। जी हाँ, ब्लैक होल जिसमें कि इनफाइनाइट ग्रेविटी होती है, जिसे कि आम भाषा में अंधाधुंध गुरुत्वाकर्षण भी कहा जाता है, जिसका कोई भी मास नहीं होता। तो दोस्तों, ऐसे पैदा होता है एक ब्लैक होल, जो कि शुरुआत में एक मैसिव स्टार होता है। काफी सारे गैसों का मिश्रण होता है। मैथमेटिकली बात करें तो वो डिपेंड करता है उसकी डेंसिटी पे, यानी घनत्वता पे। जी हाँ, जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा ही ग्रेविटी भी होगी। जो ब्लैक होल होता है उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा रहती है, उसका घनत्व इतना ज्यादा रहता है कि वो हर एक चीज को अपनी तरफ खींच लेता है, यहाँ तक कि प्रकाश को भी, यानी कि लाइट। तो आप भी सोचिए कि अगर लाइट बच के नहीं निकल पाती तो और सब कुछ तो नॉर्मल आम चीज हुई। इवेंट हॉरिजन, ब्लैक होल की वो बाउंड्री जहां पर लाइट पास ही नहीं कर सकती, उसे कहते हैं इवेंट हॉरिजन। ब्लैक होल्स इफेक्ट टाइम एज वेल। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि वो स्पेस टाइम को भी डिस्टॉर्ट कर सकती है। जो भी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के आसपास या उसके सामने होता है वो टाइम को काफी ज्यादा धीरे अनुभव करता है। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी जगहों का टाइम अगर देखा जाए और ब्लैक होल्स के सामने वाले ऑब्जेक्ट का टाइम अगर देखा जाए तो वो ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा धीरे से चलता है। चलिए मान लेते हैं कि आप एक स्पेसशिप में बैठे हैं, वो एक ब्लैक होल की इवेंट हॉरिजॉन का चक्कर लगा रही है और वो भी एक सेफ जोन में है। उस टाइम पे स्पेसशिप के अंदर का जो टाइम है वो बाहर के मुकाबले कई ज्यादा स्लो हो जाएगा और आप टाइम ट्रेवल भी कर पाओगे। चलिए एक सवाल पूछते हैं, क्या होगा अगर आप ब्लैक होल के अंदर गिर जाएंगे तो? अजीब सा लग रहा है ना सुनने में, मुझे पता है, लेकिन ऐसा हो सकता है। क्या पता आप ब्लैक होल के अंदर गिर जाएं? दरअसल आपका जो शरीर है वो एक रबर की तरह स्ट्रेच हो जाएगा जैसे ही आप उसके अंदर प्रवेश करेंगे। क्योंकि अगर आपका पैर ब्लैक होल के मुहाने के आसपास है, उसकी ग्रेविटी आपके पैरों को अपनी तरफ खींचेगी ही, लेकिन आपका जो सर है यानी कि ऊपर का पार्ट है वो अगर बाहर की तरफ है तो उस पर इतना गुरुत्वाकर्षण अप्लाई नहीं होगा जितना कि आपके पैरों पर हो रहा है। तो जाहिर सी बात है इस टाइम में आपकी बॉडी स्ट्रेच होगी और खींचेगी भी। अगर खींची आपके बॉडी के मॉलिक्यूल्स और सेल्स स्ट्रेच होने लगेंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिससे कि आपकी डेथ हो जाएगी। लेकिन डरिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि जो ब्लैक होल हमसे बहुत ज्यादा करीब है उसकी दूरी हमसे हजारों प्रकाश वर्ष है। अब ऐसे में एक और सवाल उठता है, धरती का सबसे नियरेस्ट ब्लैक होल कौन सा है? और एक और सवाल आता है, क्या वो ब्लैक होल धरती को निगल सकता है? जीनियस X1 नाम का एक ब्लैक होल है जो हमसे 6700 लाइट ईयर्स दूर है। उसका मास, उसका रेडियस सूरज से 15 गुना ज्यादा है, लेकिन क्योंकि वो 1000 ऑफ लाइट ईयर्स दूर है, उसका धरती पर और अपने सोलर सिस्टम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगा।